Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैकबोर्ड का क्लास 9 का सब्जेक्ट सोशल साइंस का सेट 2 और ये आपके टर्म 2 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो एडोल्फ हिटलर था। ठीक है। झूम या घुमंटू खेती किसे कहते हैं? तो झूम कृषि यानी साल्स एंड बर्न फार्मिंग, जिसे घुमंतु खेती भी कहते हैं, एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों यानी लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। आगे चलते हैं। निर्धनता की परिभाषा लिखे। तो वो व्यक्ति जिसके पास इतना भी राशि उपलब्ध नहीं है जिससे वो इतनी खाद्य वस्तुएं खरीद सके जिसका उपयोग करने पर उसका निर्धारित न्यूनतम कैलोरी की मात्रा प्राप्त हो जाए, निर्धन कहलाता है, अर्थात निर्धनता रेखा के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। भूखमरी से आप क्या समझते हैं? विटामिन, पोषक तत्व और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। यह कुपोषण का सबसे चरम रूप है। अधिक समय तक भूखमरी के कारण शरीर के कुछ अंग अस्थायी रूप से नष्ट हो सकते हैं और अंततः मृत्यु भी हो सकती है। अब 6 शब्द भूखमरी के लक्षण और प्रभाव की ओर संकेत करता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार, भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकारों प्रदान करता है। पहला क्या है? समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाकी के अनुच्छेद लिखे हैं। ठीक है। इसके समानता का अधिकार कब कितने अनुच्छेद में है? 14 से 18 में। आपका स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आगे चलते हैं। आदर्श आचार संहिता क्या है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं उसको। ठीक है। राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की। प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? तो प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उन पौधों से है जो मानव की सहायता के बिना स्वयं यानी खुद से वन अथवा प्राकृतिक अवस्था में उगते हैं। इसे अधिक स्पष्ट करें तो कहा जा सकता है कि विभिन्न पर्यावरणीय तथा पारितंत्रीय परिवेश में जो कुछ भी प्राकृतिक रूप में उगता है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। नासीवाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो नासीवाद की प्रमुख विशेषता है, पहला वो पूर्व में जर्मन की सीमाओं को फैलाना चाहते थे ताकि सारे जर्मन को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। नासीवाद के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है, लोग राज्य के लिए नहीं है लिए है ना कि राज्य लोगों के लिए। नासीवाद लोकतंत्र तथा साम्यवाद को जड़ से मिटा देना चाहता था। आगे चलते। वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध है? तो ये विभिन्न उपभोक्ता सामग्री जैसे जलावन, औषधि तथा जड़ी बूटियां उपलब्ध कराते हैं। ये कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये हमारे वातावरण की वायु प्रदूषण से रक्षा करने में सहायता करते हैं। वन अस्थायी वातावरण को बदल देते हैं। आगे चलो। निर्धनता रेखा के समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। जो लोग अपनी बुनियादी सुविधा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते उसे से निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। पर समय और के साथ इस रेखा में परिवर्तन होता रहा क्योंकि हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं। कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है? तो देख लेते हैं। पहला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों। इनमें से निचली जातियों का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि का उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। दूसरा हो गया वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। तीसरा, खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। आगे चल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताएं। तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वायत्ता विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई। यह आयोग देश के मानवाधिकार का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा अभिनिष्ट तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां? तो भारत में निर्वाचन संबंधी अनेक चुनौतियां
उन चुनौतियों का संक्षिप्त में विवरण निम्नलिखित देखिए। पहले, राजनीतिक दल ठोस सिद्धांतों का पर अधिकृत नहीं है। बाद में अधिकांश राजनीतिक दलों का गठन ठोस सिद्धांतों पर नहीं हुआ। उनके दल संकीर्ण सिद्धांतों पर अधिकृत है एवं सांप्रदायिक प्रोत्साहित करते हैं। प्रत्येक दल में नारेबाजी की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे जनता गुमराह हो जाती है एवं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाती। अनुशासन का अभाव, राजनीतिक दलों के लोगों में अनुशासन की कमी भी एक भयंकर समस्या बन गई है। पार्टी के निर्णय की अवहेलना उसके सदस्यों द्वारा ही किया जाना एवं नेताओं में मारपीट, कुर्सी मेज चलनी आम बात हो गई है। आगे चले, दल बदल, देश के सामने चुनाव संबंधी सबसे बड़ी समस्या तो दल बदल की है। विभिन्न नेता अपना दल बदलते रहते हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता कायम रहती है। दल बदल विरोधी संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के बन जाने से बहुत हद तक समस्या सुलझने की आशा थी, परंतु देश में यह समस्या अभी भी बनी हुई है। राजनीतिक दलों की भरमार, निर्वाचन संबंधी सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि देश के राजनीतिक दलों की भरमार हो गई है। राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की संख्या थोड़ी ही है, परंतु देश के अनेक क्षेत्रीय दलों का गठन हो चुका है। ये दल वोट कटुआ दल की बनकर रह गए हैं। ठीक है, वोट कटुआ दल मतलब आपका हो गया कि वो वोट काटने के लिए खड़े होते हैं, मतलब उनका प्रॉपर कोई एजेंडा नहीं होता और वो मतलब जीतने को नहीं खड़े होते, वो दूसरे आदमी का वोट काटते हैं खाली। ठीक है, मतलब उनको वोट कम मिले दूसरे आदमियों को, उनके लिए ही खड़े होते हैं। ठीक है, खर्चीला चुनाव क्या, अधिक युग में चुनाव खर्चीला हो गया, आधुनिक युग में चुनाव खर्चीला हो गया। उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पानी की तरह पैसा बहाता है, अतः गरीब परंतु योग्य व्यक्ति चुनाव में खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता। लोगों में धन बांटना, सामान बांटना आम है, सबसे गलत शराब बांटना आम हो गया है। भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों? तो प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिभुजाकार है, जिसके कारण मानसून दो भागों में बांटा जाता है, अरब सागर शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी। तो आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी शाखा तीव्र गति से उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है और वहां पर स्थित पहाड़ियों से टकराकर घनघोर वर्षा प्रदान करती है। यहाँ ऊंचे पर्वतों से, जिसके कारण मानसून पौने पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है। जैसे जैसे ये पौने पश्चिम की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे इनकी आर्द्रता कम हो। यही कारण है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। आगे चलते, नाजियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? तो पहला देखिए, हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को समाप्त करना शुरू कर दिया। जर्मन संसद में हुए रस्म अग्निकांड ने उनका रास्ता आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी छीन लिया गया। कम्युनिस्ट हिटलर का कट्टर शत्रु था। 3 मार्च 1933 को जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दी गई। ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, न्यायपालिका और सेना पर राज्यों ने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। चला देखिए, पूरे समाज को नाट्सियो होगा, नालिसियो लिखा हुआ, नाट्सियो यहाँ पे त होगा, आपका त होगा। ठीक है, नासियों के हिसाब से नियंत्रित व्यवस्थित करने के लिए सुरक्षा दस्ते गठित किए गए और इसमें गेस्टापो, SS और सुरक्षा सेवा शामिल थे। आगे चले, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। पहला, न्यूनतम समर्थित कीमत है, दूसरा बफर स्टॉक, तीसरा निर्गम कीमत है। तो पहला न्यूनतम समर्थित कीमत देख लें। जब भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है और तब किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमत दी जाती थी, इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। बफर स्टॉक क्या है? एक बफर स्टॉक सिस्टम को एक स्थिर बाजार में कीमतों को स्थिर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें कीमतों के स्तर या लक्ष्य सीमा से नीचे गिरने से लागत को रोकने के लिए स्टॉक को अच्छी फसलें के दौरान खरीदा और संग्रहित किया जाता है और कीमतों को मूल्य स्तर तथा लक्ष्य की सीमा में ऊपर बढ़ने से रोकने के लिए फसल दौरान आपूर्ति जारी की जाती है। निर्गत कीमत क्या? जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, तब उसकी कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। तो समानता का अधिकार देख लेते हैं, अनुच्छेद 14 से 18। तो समानता का अधिकार धर्म, लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान के बावजूद सभी के लिए समान अधिकारों की गारंटी दे रही है। यह सरकार के समान रोजगार के अवसर सुनिश्चित करता है और जाति, धर्म आदि के आधार पर रोजगार के मामले में राज्य द्वारा भेदभाव के खिलाफ बीमा करता है। इस अधिकार में किताब के साथ साथ अब अस्पृश्यता का उन्मूलन भी शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज द्वारा पोषित सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों में से एक है। भारतीय संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी है। स्वतंत्रता के अधिकार में कई अधिकार शामिल, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना शर्त के सभा की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, किसी भी
पेशे का अभ्यास करने के समय देश के किसी भी हिस्से में रहने किया जाए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। इस अधिकार के तहत मानव बेकार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर यातायात का निषेध है। इसका तात्पर्य कारखानों में आदि में बच्चे के निषेध से भी संविधान 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक परिस्थितियों में काम पर रखने पर रोक लगाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह भारतीय राजनीतिक की धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया को इंगित करता है। सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। धर्म के विवेक, पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता है। राज्य का कोई अधिकारी धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने और धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं को स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार है। आगे चला, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। यह अधिकार धार्मिक संस्कृति और भाषाई अल्पसंख्यक को उनकी विरासत और संस्कृति को सुरक्षित करने की सुविधा प्रदान करके उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। शैक्षिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। संवैधानिक उपचार क्या है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संविधान उपचार की गारंटी देता है। सरकार किसी के अधिकारों का उल्लंघन या उस पर अंकुश नहीं लगा सकती। जब इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीत की जारी कर सकता है। आगे देखते हैं, शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषता बताएं। तो शीत ऋतु की जलवायु की स्थिति देख लेते हैं। दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। भारत में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौने प्रभावित होती हैं। इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और पौने शिथिल तथा परिवर्तित होती है। छठा देखिए, यह कम दबाव वाले प्रणाली भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिम सपनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। परिणाम से शीतकाल में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात होता है। देखिए, दिए गए भारत के मानचित्र में पर्वतीय वन को छायांकित करें। देखिए, आपका पर्वतीय वन ये वाला हिस्सा, आपका ये वाला हिस्सा को पर्वतीय वन बोलेंगे। देख लेते हैं हम लोग, ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो डॉट वाला हिस्सा है वो आपका हो गया। और आगे में यहाँ पे जो है, देख लीजिए इसको, ये जो है, ये जो डॉट वाला हिस्सा है पूरा, और यहाँ पे ये वाला ही पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये फिगर को आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें पर्वतीय वन के साथ साथ और बाकी भी वनों के बारे में जानकारी दी हुई है आपको, ठीक है। तो ये आपका 29 का 29 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे किसी और सेट को लेकर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।